हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है तरंग गति। सबसे पहले हम लोग तरंग गति के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद इस पे आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तरंग जो है किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु से यानी जहां से उत्पन्न होता है उस बिंदु से माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना सभी दिशाओं में संचरित होता है। तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला यांत्रिक तरंग, दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे जो है इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में डिस्कस करेंगे। यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न हुआ विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, यांत्रिक तरंग जो है किसी भौतिक माध्यम में ही संचरित होती है। यांत्रिक तरंगों के द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव का नहीं। तो याद रखिएगा, यांत्रिक तरंग में किनका संचरण नहीं होता है? तो द्रव का। जल की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे इत्यादि जो है यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। ठीक है, यांत्रिक तरंगों के जो प्रकार है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब किसी माध्यम में कोई यांत्रिक तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। कणों के कंपन के दिशा के अनुसार यांत्रिक तरंग को जो है दो प्रकार के मतलब कि इसमें विभाजन करते हैं। पहला है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग। सबसे पहले हम लोग अनुप्रस्थ तरंग के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अनुप्रस्थ तरंगे किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग है इसके संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग में जो माध्यम के कण जो होते हैं इनके तरंग के चलने की जो दिशा होती है लंबवत होती है। ध्यान रखिएगा, की फैक्ट इंपॉर्टेंट है, की फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अनुप्रस्थ तरंग में जो माध्यम के कण होंगे लंबवत कंपन करते हैं और ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे तनी हुई डोरी या रस्सी में कंपन। किसी डोरी या रस्सी के एक सिरे को हुक से बांधकर उसके दूसरे मुक्त सिरे को ऊपर नीचे हिलाते हैं तो रस्सी में इसके कणों के कंपन जो है तरंग के गति के दिशा के लंबवत होते हैं। तो स्पष्ट हो जाता है कि रस्सी में अनुप्रस्थ तरंगे हैं। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगे जो है केवल ठोसों में ही उत्पन्न की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती है जिनमें दृढ़ता होती है। गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती है और द्रवों में अनुप्रस्थ तरंगे उनके भीतर नहीं बन सकती है, केवल उनके तल पर यानी उनके सरफेस पे भी, मतलब जो सतह होता है सरफेस होता है वहीं पे बन सकती है। उनके भीतर जो है अनुप्रस्थ तरंगे नहीं बनती है, जल के भीतर नहीं बनती है। अनुप्रस्थ तरंगे वैद्युत चुंबकीय हो सकती है जैसे प्रकाश तरंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश तरंगे हैं अनुप्रस्थ तरंगे हैं यानी वैद्युत चुंबकीय हो सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम स्थिति से ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को श्रृंग और नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को गर्त कहते हैं। देखिएगा, जब तरंग का जो आप फिगर देखिएगा तो ऊपर नीचे होते रहता है। जो ऊपर सिरा होता है उसे हम लोग श्रृंग कहते हैं और नीचे यानी जो होता है उसे हम गर्त कहते हैं। तो फिगर भी मिल जाएगा। किसी तरंग के लिए दो लगातार श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी नियत होती है जिसे अनुप्रस्थ तरंग की तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से जो है प्रदर्शित करते हैं। यहां पे आप फिगर देख सकते हैं, ऊपर जो उठा हुआ सिरा है इसको हम गर्त कहते हैं और इसको श्रृंग कहते हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग इसके संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण के दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को जो है अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो मैंने क्या कहा था, फैक्ट की को ध्यान रखिएगा, जो की है उसको ध्यान में रखिएगा। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण किस दिशा में जो है आगे बढ़ते हैं, विचलन करते हैं? तो देखिए लंबवत दिशा में आगे बढ़ते हैं। और जो अनुदैर्ध्य तरंग है इनके जो संचरण के कण जो होते हैं, इनके माध्यम के जो कण होते हैं वो किस दिशा में होते हैं? तो समानांतर कंपन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लंबवत और लंबवत यानी अनुप्रस्थ, समानांतर यानी अनुदैर्ध्य। ठीक है, यहां पे फिगर आप देख सकते हैं। किसी स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देने पर उसमें उत्पन्न तरंग अनुदैर्ध्य तरंगे ही होती है। तो यह संपीड़न फैला हुआ जो स्प्रिंग है वो विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन।
जिन स्थानों पर स्प्रिंग के चक्कर पास पास हैं, उस मतलब वे जो स्थान है संपीड़न के दिशा में कहे जाते हैं, और जिन स्थानों पर चक्कर दूर दूर हैं वे स्थान विरलन की दिशा में कहे जाते हैं। एक संपीड़न से दूसरे समीपवर्ती संपीड़न की दूरी अथवा एक विरल से जो कह सकते हैं कि दूसरे समीपवर्ती विरलन के दूरी को अनुदैर्ध्य तरंग की तरंगदैर्ध्य कहते हैं, या अनुदैर्ध्य तरंग की तरंगदैर्ध्य कहलाती है। अनुदैर्ध्य तरंग सभी प्रकार के माध्यमों ठोस, द्रव और गैस में उत्पन्न की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग में सिर्फ ठोस और द्रव में जो है उत्पन्न किया जा सकता है, अनुप्रस्थ तरंग को, और गैस में नहीं। और देखिए, जो अनुदैर्ध्य तरंग है इन तीनों माध्यमों में ठोस, द्रव और गैस तीनों में जो है उत्पन्न हो सकती है। वायु में उत्पन्न ध्वनिक तरंग सदैव जो है अनुदैर्ध्य तरंगे ही होती हैं। जो वायु में जो उत्पन्न ध्वनिक तरंग होती है वो सदैव क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग हमेशा यांत्रिक होती हैं। द्रव की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होते हुए भी उनके भीतर केवल अनुदैर्ध्य तरंग ही संचरित हो सकती है। आवर्तकाल, इसके बारे में देख लेते हैं। आवर्तकाल किसे कहते हैं? किसी माध्यम में तरंग संचरण के दिशा में या स्थिति में माध्यम का कोई कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं, और इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, आवर्तकाल होता है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। आवर्तकाल देखिए, तरंग संचरण के स्थिति में माध्यम का कोई कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेगा उसे तरंग का आवर्तकाल कहते हैं, और इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आवृत्ति है। आवृत्ति क्या है? किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को जो है तरंग की आवृत्ति कहते हैं, और इसे जो है स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति, चाल और तरंगदैर्ध्य में संबंध को देख लेते हैं। देखिए, वस्तु की आवर्तकाल को टी के द्वारा, आवृत्ति को स्मॉल एन के द्वारा और तरंगदैर्ध्य को लैम्डा के द्वारा जो है सूचित करते हैं। तरंग की चाल बराबर क्या होता है? v बराबर एन इंटू लैम्डा, या चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंगदैर्ध्य, या आवृत्ति बराबर 1 बाई आवर्तकाल, ठीक है, या v बराबर लैम्डा बटा टी। इसके बाद है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त ऐसी तरंगे भी होती हैं जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, यांत्रिक तरंग है, इनके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो ऐसे तरंग भी होते हैं जिनके संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और ऐसे तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। प्रकाश, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे इत्यादि जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही चाल से चलती हैं और इनकी चाल जो है प्रकाश के चाल के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य परिसर बहुत विस्तृत होता है, और इनका परिसर जो होता है 10 के पावर माइनस 14 मीटर से लेकर 10 के पावर 4 मीटर तक होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो विवरण है निम्नवत है। गामा किरणें, इसके बारे में देख लेते हैं। गामा किरणें ये अत्यंत लघु तरंगदैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इनका तरंगदैर्ध्य परिसर 10 के पावर माइनस 14 मीटर से 10 के पावर माइनस 10 मीटर तक होता है। तरंगदैर्ध्य बहुत कम होने के कारण इन किरणों में जो गामा किरणें, इन किरणों में अत्यधिक ऊर्जा होती है, जिससे ये लोहे के चादर को जो है पार कर जाती हैं। ध्यान रखिएगा, जो गामा किरणें हैं इनके मतलब कि इनमें तरंगदैर्ध्य बहुत कम होने के कारण इन किरणों में अत्यधिक ऊर्जा होती है, जो कि लोहे के चादरों को भी ये छेद सकती है, भेद सकती हैं। इसके बाद है एक्स किरणें। इन किरणों की खोज जर्मन वैज्ञानिक विल्हेल्म रोएंटजेन के द्वारा की गई थी। इनका याद रखिएगा नाम, जो वैज्ञानिक है जो एक्स किरण की खोज किए थे, जर्मन वैज्ञानिक है विल्हेल्म रोएंटजेन। इनकी तरंगदैर्ध्य जो होता है कि एक्स किरणों का, वह 10 के पावर माइनस 10 मीटर से 3 गुणे 10 के पावर माइनस 8 मीटर तक, और इन किरणों का चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में बहुत प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद है पराबैंगनी के मतलब पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट जो मतलब कि विकिरण है, इसके बारे में देख लेते हैं। पराबैंगनी विकिरण, इस विकिरण की खोज जर्मन भौतिकवाद जो भौतिकविद थे जोहान रिटर, इन्होंने इसका खोज किया था,
और इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य जो है 10 के पावर -8 मीटर से 4 गुणे 10 के पावर -7 मीटर तक होती है। ये तरंगे सूर्य के प्रकाश, वैद्युत विसर्जन, निर्वात, स्पार्क आदि से उत्पन्न होती हैं। अदृश्य दिखाई अंगुली के निशानों का पता लगाने और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में जो है इनका प्रयोग होता है। इसके बाद है दृश्य विकिरण। इस विकिरण को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इनका तरंगदैर्ध्य परिसर जो होता है 4 गुणे 10 के पावर -7 मीटर से 7.8 गुणे 10 के पावर -7 मीटर तक होता है। दृश्य विकिरण में परावर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण और विवर्तन, ध्रुवण, दृष्टि संवेदन इत्यादि गुण पाए जाते हैं। इसके बाद है अवरक्त किरणें। इन किरणों की खोज खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने की थी। देखिए, वैज्ञानिक का नाम जरूर याद रखिएगा। ये मतलब कि ये जो क्वेश्चन है बन जाते हैं और पूछे भी गए हैं बहुत बार। तो अवरक्त किरणों का खोज किसने किया था? विलियम हर्शेल। इनका मतलब कि अवरक्त किरणों का जो तरंगदैर्ध्य परिसर है कितना है? 7.8 गुणे 10 के पावर -7 मीटर से 10 के पावर -3 मीटर तक। इन किरणों की वेधन शक्ति अधिक होने के कारण एक घने कोहरे तथा धुंध से पार जो है निकल जाता है। युद्ध काल में इनका प्रयोग दूर दूर तक सिग्नल भेजने में किया जाता है। इसके बाद है माइक्रोवेव्स यानी सूक्ष्म तरंगे। इनका तरंगदैर्ध्य परिसर जो है 1 गुणे 10 के पावर -3 मीटर से 10 के पावर -1 मीटर तक होता है। रडार, उपग्रहों, लंबी दूरी के बेतार संचार और माइक्रोवेव ओवन में इनका प्रयोग होता है। और लास्ट है रेडियो तरंगे। इनका तरंगदैर्ध्य परिसर है 1 गुणे 10 के पावर -1 मीटर से 1 गुणे 10 के पावर 4 मीटर तक होता है। रेडियो और टीवी प्रसारण में जो है इनका प्रयोग होता है। तो चलिए इस पे आधारित अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? कौन सी यांत्रिक तरंग है आप बताइए। तो ध्वनिक तरंगे जो है यांत्रिक तरंग है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो ध्वनिक तरंगे होंगे यानी वो क्या होंगे? मतलब कि यांत्रिक तरंगे। देखिए, ध्वनिक तरंगे यानी साउंड वेव्स जो होता है मैकेनिकल वेव है, जबकि रेडियो तरंगे एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और यांत्रिक तरंग जो है किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यांत्रिक तरंगे जो है माध्यम के कणों के सीमित गति के द्वारा जो है ऊर्जा तथा संवेग का संचरण करती है, परंतु माध्यम में अपने ही स्थान पर बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? सही जवाब होगा आयन मंडल, बी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं पृथ्वी के आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर से परावर्तित होती है और यह मंडल जो है 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित होता है। यहां की हवा जो होता है विद्युत आवेशित होती है। 3rd नंबर क्वेश्चन है, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है किसके द्वारा? तो आयनोस्फीयर के द्वारा, सी ऑप्शन, आयन मंडल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर जो है उत्तरदायी है? सेम क्वेश्चन है, आपको मालूम है आयन मंडल। और क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? वह है आपका ध्वनि। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की जो है आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात या शून्य में गति नहीं कर सकती है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि तरंग जो है या तो निर्वात या शून्य में, दोनों में से किसी में गति नहीं कर सकती है। इसमें जो है ध्वनि तरंग को संचरण मतलब ध्वनि तरंग के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती ही है। और यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंगे का जो है संचरण नहीं होता है। वहां पे जो है दो व्यक्ति एक दूसरे के बातों को नहीं सुन पाते हैं। तरंग संचरण 2 प्रकार से होता है, एक अनुप्रस्थ और दूसरा अनुदैर्ध्य में। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें एक आवेशित कण है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश के गति से गमन करते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर,
कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कॉस्मिक किरणों के बारे में आपको बताना है। इसमें जो सही नहीं है कॉस्मिक किरण के संबंध में वो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। परा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः जो है संचारित की जाती है, बताइए किस रूप में? तो अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, सी ऑप्शन। परा उच्च आवृत्ति अल्ट्रा जो हाई फ्रीक्वेंसी होता है, इनकी तरंगे साधारणतः अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचरित की जाती हैं और इसके अलावा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में बहुत उच्च आवृत्ति वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगों तथा माइक्रोवेव्स का भी संचरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? तो आपको मालूम है क्या कहते हैं? वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य। ध्यान रखिएगा, दो श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच के दूरी को तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। ठीक है, माध्यम में किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्ध्य कहते हैं। यह दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी है और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका जो है प्रयोग में लाया जाता है? तो सही जवाब होगा एक्स किरण का। एक्स किरण जो है मतलब कि क्रिस्टल के संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एक्स किरण। देखिए क्रिस्टल की जो क्रिस्टल है या मणि विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें क्रिस्टलों में परमाणुओं के विन्यास का अध्ययन किया जाता है। एक्स किरणों के विवर्तन के द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है। तो जो रडार है जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंग, बी ऑप्शन। रडार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे विशेषतः रेडियो तरंगों की सहायता से जो है स्थिर और गतिमान दोनों प्रकार के वस्तुओं की रेंज, ऊंचाई, दिशा और गति का पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है? सही जवाब है बी ऑप्शन, 10 के पावर -7 एम। देखिए, पराबैंगनी विकिरण को उसकी तरंगदैर्ध्य के आधार पर 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यूवी ए विकिरण, ठीक है, अल्ट्रावायलेट ए विकिरण, अल्ट्रावायलेट बी विकिरण और अल्ट्रावायलेट सी विकिरण। अल्ट्रावायलेट ए विकिरण जो है इन विकिरणों की जो तरंगदैर्ध्य होता है 320 से 400 एनएम, यानी जो है आपका इतना तक होता है इन दोनों के बीच, 320 से 400 एनएम के तक। और यह विकिरण जो है होता है सुरक्षात्मक ओजोन परत से लगभग अप्रभावित रहता है और पृथ्वी की सतह तक आसानी से पहुंच जाता है। जो यूवी जो अल्ट्रावायलेट बी विकिरण है इसका जो तरंगदैर्ध्य रेंज है वो है 280 से 320 एनएम और यह विकिरण जो है आंशिक रूप से ओजोन परत के द्वारा अवशोषित किया जाता है परंतु इसकी कुछ मात्रा पृथ्वी तक पहुंच जाती है। और यूवी जो सी विकिरण है, अल्ट्रावायलेट सी विकिरण, इसका जो तरंगदैर्ध्य रेंज है वो है 100 से 280 एनएम के बीच और यह विकिरण जो है ओजोन परत के द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है। अतः समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होने पर पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य जो है 100 एनएम होगी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? वह आपका अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग का जो प्रयोग होता है रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है, ठीक है। इंफ्रारेड वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है, क्या? अवरक्त तरंग। और इनकी जो तरंगदैर्ध्य होता है दृश्य प्रकाश से अधिक होता है और इनका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण करने, रात्रि दृष्टि आदि के लिए जो है सैनिकों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद 14 नंबर है, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन से हैं? तो सही जवाब होगा माइक्रोवेव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं? इसका सही जवाब क्या है? पहला है एंटीना छोटा होता है, दूसरा वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है और तीसरा है ऊर्जा की बूंदें
रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा तीनों, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों स्टेटमेंट सही है। बरसात में रेडियो तरंगे वर्षा के बूंदों से टकराकर आंशिक रूप से या पूर्णतः जो है उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और बूंदों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। वर्षा की बूंदे रेडियो तरंगों की ऊर्जा को जो है मूल दिशा को विचलित करने में भी सक्षम हो जाती है और इन कारणों से बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। वर्षा के समय रेडियो सिग्नल कमजोर हो जाता है, जिन्हें छोटे डिश एंटीना ग्रहण नहीं कर पाते हैं। 16 नंबर है, एफएम प्रसारण सेवा में, जो एफएम प्रसारण सेवा है, इसमें प्रयुक्त होने वाला जो आवृत्ति बैंड का प्रास होता है कितना होता है? तो सही जवाब है, बताइए। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाला जो आवृत्ति बैंड का प्रास होता है वो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज होता है और एफएम बैंड के लिए यह प्रास जो है मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का जो है प्रयोग किया जाता है। किस किरण का प्रयोग जो है आंतों के रोगों के निदान में किया जाता है? वो है आपका एक्स किरण का। एक्स किरण देखिए एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। यह चिकित्सा के क्षेत्र में जो है आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका मतलब कि आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो सीटी स्कैन होता है, सीसीटी नहीं, सीटी स्कैन, इसके मतलब सीटी स्कैन करने में प्रयोग में जो लाई जाती है, कौन सा किरण लाई जाती है प्रयोग में? तो सीटी स्कैन करने में जिस किरण का प्रयोग किया जाता है वो होता है एक्स किरण। सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है, ठीक है, और इसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखना एवं रोगों का पता लगाना जो है इसके मतलब कि इसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है एक्स किरणों का, ठीक है। तो सीटी स्कैन के प्रयोग में जो किरण मतलब उपयोग होती है सीटी स्कैन में, वो होता है एक्स किरण। और इसी के साथ जो ये टॉपिक है समाप्त होता है। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और देखिए जो भी आपको डाउट है या कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।